वंदे मातरम। नमस्कार। आज मैं आपके साथ फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं अपने गांव में बिहार के लखीसराय के इंद्रदमनेश्वर मंदिर में हूं और ये मंदिर अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखता है संस्कृति के रूप से भी। तो इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। इसका एक कारण था, महत्वपूर्ण कारण था कि मेरे पिताजी का निधन हो गया और इसमें मैं काफ़ी उलझा हुआ था। तो अब जो है आपकी वीडियो के बारे में मैं सोचा हूँ कि हर एक दिन के बाद लेकिन आपकी वीडियो आपके पास पहुँचे और आपकी पढ़ाई अब डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपकी वीडियो के साथ ही। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपके जो भारत की विरासत को मैंने जो बताए हैं वो यूपीएससी में भी इसके एक सिलेबस हैं। इसके साथ साथ जीपीएससी में भी इसके एक सिलेबस है और आपके सिलेबस तो है ही गुजरात के बोर्ड में। तो इसके साथ मैं आपको शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको जो भारत की विरासत की चर्चा जो मैंने आपके साथ किए थे पार्ट 1 पार्ट 2, जो लोग देखे थे वो ठीक है, जो लोग नहीं देखे उसको फिर से देख लीजिएगा। इसके साथ ही मैंने भारत के सांस्कृतिक विरासत के बारे में आपसे चर्चा किए थे। फर्स्ट भाग, अब ये सेकेंड पार्ट में आपको डाल रहा हूं, इसमें है चित्रकला और ललित कला। तो चित्रकला के बारे में सबसे पहले हम आपको वर्णन करेंगे। तो चित्रकला का संबंध, जैसे हम लोग चित्रकला, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भारत एक समृद्ध विरासत है और इस समृद्ध विरासत में जैविक विरासत है, भौतिक विरासत है और सांस्कृतिक विरासत है। जहां तक सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं हम, तो इस सांस्कृतिक विरासत में भारत में जैसे ही हम चित्रकला का नाम लेते हैं, इस चित्रकला में हम ब्रश और रंगों का सबसे पहले दिमाग में एक मैप आ जाता है। लेकिन इसके अलावे भी कई सारी चित्रकारी हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, है ना, भारत की विरासत में। तो इसमें सबसे पहले चित्रकारी में हम हड़प्पा काल में जो चित्रकारी देखते हैं, उस हड़प्पा काल में बर्तनों पर हमको चित्रकारी उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, है ना। उसमें पशु पक्षियों के चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं। और इसके अलावे पाषाण युग में जो मानव की गुफाएं होते थे उसमें पशु पक्षियों के चित्र, जानवर का पीछा करते हुए चित्र जानवरों का, है ना, जानवरों के पीछे मनुष्य के दौड़ते हुए चित्र के भी उत्कीर्ण हमें मिलते हैं। इसके बाद हम जो चित्र देखते हैं वो मौर्य काल के मिलते हैं, इसके बाद गुप्त काल के मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहां पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर मंदिर में जितने भी प्रतिमाएं मिले हैं, ये तो मैं आपको अभी पीछे का भाग दिखा रहा हूँ, ये सारे प्रतिमाएं पाल वंश के हैं। जो आपको दिख रहा होगा ये पाल वंश के हैं। तो ये एक पाषाण पे पत्थरों पे बना हुआ पाल वंश के उत्कीर्ण किए हुए चित्र हैं। तो ये इस प्रकार के चित्र हमारे इतिहास के संस्कृति विरासत का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग माना जा सकता है ना। और इस तरह के जितने भी चित्र मिले हैं, चाहे वह एलोरा अजंता की गुफाओं में हो या फिर बराबर की गुफाओं में हो, है ना, या फिर मौर्य वंश में जो उनकी जो लकड़ी के जो दरवाजे होते थे, जो लकड़ी के चौखट होते थे, उस पे जो उत्कीर्ण किए हुए चित्र मिले हैं पशु पंक्षियों के, आपको उस पे भी दिखाई देंगे, है ना। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि चित्रकारी में सिर्फ हम ब्रश और रंगों की चर्चा को नहीं मानेंगे, इसके साथ साथ इसमें पत्थरों पर भी उत्कीर्ण किए हुए चित्र को हम देखते हैं। इसके अलावा हम लोग धातुओं पर भी उत्कीर्ण किए हुए चित्र को पाते हैं। धातु के चित्र में जैसे आपको हड़प्पा काल के एक धातु मिला है जो आपको तांबे का है और उसमें जो है तांबे पे एक पुरुष का दाढ़ी नुमा एक चित्र मिला है, यह आपको हड़प्पा काल के चित्र में दिखाई देंगे। फिर एक नृत्य करते हुए महादेव का, है ना, चित्र आपको मिला है। तो इस प्रकार के हमारी सांस्कृतिक विरासत में जो संस्कृति का अहम जो रोल रखता है वो चित्रकला है, जो हमारी संस्कृति विरासत को अभिभूत करता है। और इसमें हमारा जो हड़प्पा काल है, मौर्य वंश है, गुप्त काल है और पाल वंश है, ये एक अभिन्न अंग है ना, चित्रकारी में। तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ललित कला में। जहां तक ललित कला की बात है, ललित कला में हम गायन वादन और नृत्य को एक साथ लेकर चलते हैं। इसमें हम नाट्य को भी देखकर चलते हैं। नाट्य एक ऐसी कला है जिसमें गायन वादन और नृत्य तीनों को समावेश किया गया है और अपने भावों को नाटक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो यह है हमारे भारत की संस्कृति, ललित कला।
अब हम इतिहास को जब हम उकेरते हैं तो इतिहास में जो हम वेद को पाते हैं, वेद में भी सामवेद में जो संगीत से संबंधित वेद है, इसमें ऋचाएं जो संगीत को गाते थे, है ना, उसको ऋचाएं कहा जाता था। जो संगीत को गाते थे उसको ऋचाएं कहा जाता था। तो इस तरह से सामवेद में भी हमारा संगीत को पिरोया गया है और यह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग शुरुआत से ही रहा है। तो इस तरह से हम जो देखते हैं संगीत में, और इसके साथ साथ हम जानते हैं इस बात को कि संगीत में 7 स्वर हैं, 7 सुरों से बना हुआ है, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये 7 स्वर जो है ये संगीत का स्वर माने जाते हैं, एक महत्वपूर्ण है, इसी से संगीत का निर्माण हुआ है। और इसके साथ राग जो है वो 5 माने जाते हैं, है ना। ये राग 5 हैं, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी, है ना। श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी। मैंने पुनः इसको दोबारा आपके सामने चर्चा इसलिए किया है ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए आपको, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है नहीं जिसे मैं आपको ये बोर्ड पे लिख के आपको बता सकूं, है ना। तो ये एक बार में फिर से मैं चर्चा करता हूं। ये 5 राग हैं, श्री, दीपक, हिंडोल, एक नाम की तरह इसको याद रखेंगे हम लोग, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी। और ये जो है राग जो 5 हैं, ये ऐसा माना जाता है कि महादेव के कंठों से यह राग निकले हैं, है ना। और इस प्रकार भारत के इतिहास में जो भी हम साहित्य को पाते हैं, संगीत से संबंधित साहित्य को, इन साहित्य में जो कुछ महत्वपूर्ण संगीत से संबंधित साहित्य है उनमें 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण माना जाता है साहित्य को, जैसे है संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत तो संगीत मकरंद की जहां तक बात करते हैं, है ना, संगीत मकरंद को पंडित नारद ने 900 ईस्वी में संगीत मकरंद की रचना किए थे। और इसमें बीना के 19 बीना का उल्लेख किया गया है और 101 ताल का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद जो आता है संगीत रत्नाकर का उल्लेख पंडित शारंग ने किए थे, जो उत्तर और दक्षिण के संगीत को बहुत अच्छी तरह से समझ रखते थे। इसीलिए उनके संगीत रत्नाकर में इसका समावेश आपको दिखाई देता है। इसीलिए विष्णु नारायण भारतखंडे ने संगीत रत्नाकर को भारत के संगीत के साहित्यों में एक महत्वपूर्ण संगीत के पुस्तक को मानते हैं, है ना। कौन? श्री विष्णु नारायण भारतखंडे ने, है ना। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं संगीत परिजात। तीसरा है संगीत परिजात। संगीत परिजात की रचना 1965 ईस्वी में अहोबल ने किए थे, पंडित अहोबल ने किए थे। अब ये पंडित अहोबल ने, जहां पर स्वर हमारे साथ हैं, ये अहोबल ने संगीत परिजात में 29 स्वरों की रचना किए हैं, है ना। उनका मानना है कि स्वर 29 होते हैं और सभी के अपने अपने एक महत्वपूर्ण अपने अपने उसके उद्देश्य होते हैं, है ना, उसके अर्थ होते हैं। इसके साथ ही हम आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मध्य युग में अलाउद्दीन के समय में एक अमीर खुसरो थे जो संगीत से संबंध रखते थे और उन्हें तृतीय हिंद का संज्ञा दिया गया था, क्योंकि वो संगीत में तबले का आविष्कार किए थे और वो संगीत से उससे बहुत ज्यादा प्रेरित थे और संगीत के बारे में वो बहुत कुछ जानकारी रखते थे और जानकार थे, है ना। और देश को संगीत से संबंध में बहुत कुछ ज्ञान भी दिए। इसके साथ ही उस समय 15वीं-16वीं सदी में भी आपको संगीत से संबंधित कबीरदास, सूरदास, इसके अलावे बहुत सारे मिलेंगे आपको, है ना। भक्ति आंदोलन में ये सारे जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही आपको हरिदास के जो शिष्य थे उनका नाम था हरिदास के जो शिष्य थे वो बैजू बावड़ा और तानसेन, ये सारे भी संगीत के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो इस तरह से आज आपके लास्ट टॉपिक मैंने आपको भारत की सांस्कृतिक विरासत में जो आपको मैंने चित्रकला और संगीत के बारे में, ललित कला के बारे में आपको मैंने जो समझा दिए। अब इसके अगले टॉपिक, अगले भाग में आपको इसकी चर्चा करूंगा इससे आगे फिर, ठीक है। गुड नाइट, सी यू।